ऑल राइट, अपनी आज के इस वीडियो में हम ओरिएंटेशन डिस्कस कर रहे हैं फॉर A2 फिजिक्स। इस लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि नाउ फॉर दिस ईयर ऑफ ए लेवल आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट डिफिकल्ट ईयर ऑफ योर एजुकेशनल करियर। सारी बातें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले लेट मी टेल यू अ लिटिल अबाउट A2 फिजिक्स। सिलेबस कोड 9702 है हमारा, और पेपर 4 और पेपर 5 दो पेपर होंगे सिर्फ इसके अंदर। और आपको आपके स्कूल में भी अब सिर्फ यही दो पेपर्स पढ़ाए जाएंगे। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 नहीं पढ़ाए जाएंगे, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट आपने एस दिया है या नहीं दिया है, या आप कॉम्पोजिट देना चाहते हैं, या आप रीटेक देना चाहते हैं। योर स्कूल विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अब वो आपको सिर्फ P4 और P5 ही पढ़ाएंगे। P4 इज द एक्सटेंडेड थियरी एग्जाम। जैसे पेपर 2 का क्वेश्चन पेपर होता है जिसमें 6-7 क्वेश्चंस होते हैं, ये बिल्कुल उसी जैसा पेपर होता है, लेकिन इसके अंदर क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा होते हैं। जबकि पेपर 5 प्रैक्टिकल डिजाइन है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि ये ओ लेवल के ATP जैसा पेपर है, लेकिन थोड़ा सा कह भी सकते हैं है, और थोड़ा सा कह सकते हैं नहीं भी है। पेपर 4 के लिए आपको बहुत सारा सिलेबस कंटेंट डिस्कस करना पड़ता है, याद रखना पड़ता है, बहुत सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जबकि पेपर 5 के लिए आपको कोई इसकी तैयारी नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि पेपर से 3 दिन पहले आप बैठे हैं पढ़ने तो फिर आपकी तैयारी नहीं होगी। पूरा एक साल जो आप सिलेबस कंटेंट पढ़ेंगे, बल्कि एक्चुअली द रेस्ट ऑफ योर फिजिक्स स्टडिंग करियर, जो आपने 9th 10th 11th फिर A1 में आपने जो भी फिजिक्स पढ़ी है, वो सारी की सारी फिजिक्स इस पेपर 5 के लिए रेलिवेंट होगी। जब मैं पेपर 5 बताऊंगा तो उसमें थोड़ी डिटेल से बात करेंगे। दिस इज समथिंग दैट डज नॉट रिक्वायर प्रेपरेशन, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड रिकॉलिंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। इन माय ओपिनियन P5 इज अ रिलेटिवली इजियर पेपर अगर आप थोड़े से रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। जबकि पेपर 4 इज गोइंग टू बी रियली 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 टफ। ए लेवल फिजिक्स के जो 5 पेपर होते हैं ना, उनमें से पेपर 4 का जो डिफिकल्टी इंडेक्स है वो मैं सबसे ज्यादा कंसिडर करता हूँ। डिफिकल्टी इंडेक्स, दिस इज गोइंग टू बी 10 on 10। as if I ask about, if I'm trying to rate the difficulty, इससे मुश्किल पेपर और कोई भी नहीं है। जबकि पेपर 5 के लिए आई वुड से इट्स अ 6 on 10 पेपर। डिफिकल्टी में थोड़ा सा है भी, लेकिन नहीं भी है। अच्छा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं। पेपर 4 में तकरीबन 12 से लेके 14 क्वेश्चंस हो सकते हैं। दे आर ऑल थियरी बेस्ड। जैसे आपने P2 में क्वेश्चंस देखे हैं, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन एनालिसिस, इस तरह के सवाल ये हो सकते हैं। MCQ क्वेश्चंस ये नहीं होंगे। जबकि पेपर 5 में देयर विल ऑलवेज बी टू क्वेश्चंस। हमेशा दो सवाल होंगे, जिनमें से एक सवाल जो होगा वो ऐसे बेस्ड क्वेश्चन होगा, और दूसरा जो होगा वो ग्राफ एंड कैलकुलेशन। ग्राफ एंड कैलकुलेशन। ऐसे बेस्ड क्वेश्चन में आपको तकरीबन 150 to 200 वर्ड्स का एक ऐसे लिखना पड़ता है, जिसमें एक सर्टेन प्रॉब्लम होती है जिसको आपने एड्रेस करना होता है, बताना होता है कि अगर आप इसका एक्सपेरिमेंट डिजाइन करेंगे तो वो कैसे होगा। ATP के अंदर भी रिसेंटली लास्ट क्वेश्चन इंक्लूड करना शुरू कर दिया है, जो कि प्रैक्टिकल डिजाइन का होता है 16 मार्क्स का, सॉरी 6 मार्क्स का। इस पेपर में इट इज गोइंग टू बी 15 मार्क्स। एक पेपर एक्सपेरिमेंट डिजाइन 15 मार्क्स का, ग्राफ एंड कैलकुलेशन ये भी 15 मार्क्स की होगी। जबकि थ्योरी के जो हर क्वेश्चन होता है वो तकरीबन 8 to 12 मार्क्स ईच होता है। 8 to 12 मार्क्स ईच। अगर आप एक ए ग्रेड टारगेट कर रहे हैं, ए ग्रेड टारगेट कर रहे हैं, तो उसके लिए आप इस पेपर में 70+ मार्क्स टारगेट करेंगे फॉर ए। जबकि अगर आप पेपर 5 में ए टारगेट कर रहे हैं तो आप 22+ मार्क्स टारगेट करेंगे। अच्छा, शायद कुछ लोग सोच रहे हो कि 70 आउट ऑफ 100, हाँ ये तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर बंदा नहीं कर सकता है। ये 70 मार्क्स स्कोर करने के लिए बहुत एफर्ट करनी पड़ती है। ऑल्सो इसका जो पेपर होता है ना, उसमें हर दफा कुछ ना कुछ ऐसी चीजें एग्जामिनर ने डाली होती हैं जो कि आप ऑन द स्पॉट ठीक नहीं कर पाते।
तो इसीलिए इस पेपर के लिए जो बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है वो ऑप्टिमाइजेशन है। यानी आपने कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लिए जा सकें, पूरे मार्क्स लेने की एफर्ट बिल्कुल भी नहीं करनी। पता पॉजिटिवली अगर आप देखना चाहें तो हाँ, पूरे 100 आउट ऑफ 100 लेने की कोशिश करें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। इसलिए रियलिस्टिक रेंज में रहते हुए 70+ मार्क्स दे आर गोइंग टू बी द सेफेस्ट दैट यू कैन टारगेट। ये कोई बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है और ये कोई आसान भी नहीं है। 70 मार्क्स लेना भी काफी मुश्किल हो जाता है इस पेपर के अंदर। अम, आपको सिर्फ एक इन रेट्रोस्पेक्ट आपको बता देता हूँ। 2019 20 वाला जो सेशन था उसमें 54 आउट ऑफ 100 पे ए ग्रेड बना था। जो कोविड वाला साल था ना बेसिकली, उसमें 54 आउट ऑफ 100 पे ए ग्रेड बना था। यानी लोगों के ये भी नहीं आ रहे थे। ओके। लेकिन अभी रिसेंटली जो 2025 वाला साल था जिसमें हमने पेपर दिया था अभी, तो तकरीबन 67 आउट ऑफ 100 पे ए था। एंड दिस थ्रेशोल्ड हैज बीन कंसिस्टेंटली राइजिंग। तो उस ट्रेंड को देखते हुए मैंने आपके लिए ये एक फैक्टर निकाला है। ऑलवेज ट्राई एंड टारगेट 70 मार्क्स आउट ऑफ 100। अच्छा, सिलेबस कंटेंट की डिस्कशन से पहले ना मैं आपको बताना चाहता हूँ कि व्हाई इज दिस ईयर गोइंग टू बी द टफेस्ट ऑफ योर एजुकेशनल करियर। व्हाई इज दिस ईयर सो हार्ड। सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये साल सबसे ज्यादा मुश्किल होगा? लें जी, मैं आपको बताने लगा। देर आर अ फ्यू फैक्टर्स दैट विल मेक दिस ईयर द मोस्ट डिफिकल्ट। सबसे पहले, अनसर्टेनिटी ऑफ करियर। अनसर्टेनिटी ऑफ करियर। आप अभी तक ये सोच ही नहीं पा रहे होंगे या सोच ही नहीं चुके होंगे कि आप असल में करना क्या चाहते हैं। क्या आप हायर एजुकेशन के लिए पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं या आप पाकिस्तान में ही रहना चाहते हैं? सबसे पहले तो आप इस सवाल का जवाब सोचें बैठ के। पाकिस्तान में रहना है या बाहर जाना है? कौन सी डिग्री करना चाहते हैं? जब भी आप डिग्रीज के बारे में प्लान कर रहे हो तो 3 या 4 प्लान्स बना के रखें। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी। क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है जी, प्लान ए नहीं हो पाता, ग्रेड्स नहीं आते, या कोई और रिसोर्सेज नहीं होते, या आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती। तो देर आर मेनी फैक्टर्स, दैट इज व्हाई यू हैव टू कंसिडर दैट। तो दूसरी बात, पुअर एएस ग्रेड्स। पुअर एएस ग्रेड्स। अक्सर लोग पूछते हैं सर हमें हमारा एएस में क्या ग्रेड आना चाहिए जो कि अच्छा ग्रेड कंसिडर होगा। तो बी एंड अबव इज अ गुड ग्रेड टू कैरी फॉरवर्ड। जो एएस में अगर आपका बी ग्रेड आया है तो आप उसको थोड़ी सी एफर्ट करके ए तक ला सकते हैं इन A2। लेकिन अगर आपका सी आया है या डी आया है या ई आया है तो फिर अपनी एक्सपेक्टेशन उसी हिसाब से लोअर करते जाना है। अक्सर बच्चे आते हैं मेरा डी आया है, बताएं A2 में मैं फुल मेहनत करूं तो मेरा ए आ जाएगा। तो ले जी, ऑनेस्ट आंसर आपको दे रहा हूँ, नहीं आएगा। ठीक है, प्लीज मुझे मजीद शर्मिंदा ना कीजिएगा आइंदा पूछ के। अगर आपका बी आया है तो हाँ वो ए बन सकता है, लेकिन अगर आपका सी है, डी है, ई है, तो वो ए नहीं बन सकता। ओके। आप जितनी भी एफर्ट कर लें, A2 इज गोइंग टू बी रियली रियली डिफिकल्ट। आप 80-90 मार्क्स आउट ऑफ 100 जनरली लोग नहीं ले पाते हैं। ओके। पुअर एएस ग्रेड्स, दैट्स गोइंग टू बी अ फैक्टर। नंबर 3, रीटेक्स। अक्सर लोग रीटेक देना चाहते हैं, मुझसे पूछते हैं बताएं सर अक्टूबर नवंबर में रीटेक दे दें या फिर मई जून में हम कॉम्पोजिट दें। मेरे लिए इस सवाल का जवाब देना बहुत ही मुश्किल है। वो इसलिए क्योंकि इफ यू गो फॉर अक्टूबर नवंबर, अगर आप अक्टूबर नवंबर में रीटेक देते हैं तो यू विल मिस अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। A2 क्लासेस हैं। क्यों मिस? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं सर, मिस क्यों करेंगे हम तो क्लासेस लेंगे? नहीं जी, आप नहीं लेंगे।
जब आप दोबारा से A2 AS की तैयारी करने बैठेंगे ना, तो आपको ख्याल आएगा आपको तो कुछ आता ही नहीं है एएस का। तो अब आप क्या करेंगे, उसको पढ़ने के लिए आप कहीं पे क्लासेस ज्वाइन करेंगे, किसी एकेडमी जाएंगे या कोई ट्यूशन रखेंगे। तो जब आप एएस पढ़ रहे होंगे, स्कूल में आपको जबरदस्ती पुश किया जा रहा होगा A2 की क्लासेस लेने के लिए। फिर आप सोचेंगे जी A2 के पेपर तो बाद में देने ना, वो हम फिर बाद में देखेंगे 6 महीने बाद। तो फिर आप A2 की क्लासेस पे फोकस ही नहीं करेंगे। लेकिन यही वो महीने होते हैं, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, जिनके अंदर बल्क ऑफ A2 स्टडी किया जा चुका होता है। इसके बाद जब आप दिसंबर टेस्ट आपके शुरू हो जाते हैं, वो दिसंबर का महीना जाया हो जाता है। फिर आपके पास सिर्फ जनवरी और फरवरी होता है, मार्च में आपके फिर मॉक एग्जाम हो जाते हैं। तो आप अगर अक्टूबर नवंबर में पेपर देने जाएंगे, तो आपके ये 4 महीने इसी वजह से जाया होंगे, क्योंकि जाहिर है आपने समर वेकेशन में तो कुछ पढ़ा ही नहीं होगा, है ना। जब समर वेकेशन में कुछ पढ़ा नहीं होगा, अभी 11 अगस्त को आपका गंदा ग्रेड आएगा, तो फिर आपके ऊपर एकदम से एक डिप्रेशन तारी होगा, आप कहेंगे अब मैं फुल मेहनत करके दिखाऊंगा। लेकिन बेटा, वक्त गुजर चुका होगा। ओके, दिस इज गोइंग टू बी माई टाइम व्हेन आई से आई टोल्ड यू सो। सबसे पहले A लेवल के लेसन में मैंने आपको ये सारी बातें बताई है, मैं अब दोबारा से बता रहा हूँ। अच्छा जी, अब ये एक मसला हो गया, ठीक है। अच्छा सर, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम अक्टूबर नवंबर में रीटेक ना दें, तो फिर क्या करें, फिर कॉम्पोजिट में जाएं? सर आप ये कहना चाह रहे हैं? अच्छा जी। तो नाउ इट इज गोइंग टू बी लेसर ऑफ द इवल। मैं ये नहीं कह रहा कॉम्पोजिट भी आपके लिए आसान होगा, कॉम्पोजिट भी टिका के मुश्किल होगा। ठीक है, ठीक ठाक मुश्किल होगा। लेकिन उसमें क्या होगा, P1 P2 P3 P4 P5 आपने देने होंगे, 5 पेपर फिर आप कॉम्पोजिट में देंगे। एक वक्त ऐसा आएगा, सुबह भी पेपर होगा, शाम को भी पेपर होगा, अगले दिन फिर सुबह पेपर होगा, फिर शाम को पेपर होगा, ऐसे करके आपका पूरा हफ्ता गुजरेगा जब आप कॉम्पोजिट देंगे। जाहिर है जिसके फिजिक्स में कॉम्पोजिट आएगा वो फिर केमिस्ट्री भी कॉम्पोजिट देना चाहेगा, क्योंकि उसमें भी गंदा ग्रेड आया होगा। फिर मैथ्स भी कॉम्पोजिट देना चाहेगा क्योंकि उसमें भी गंदा ग्रेड आया होगा। ऐसे करके कुछ 14-15 पेपर बन जाते हैं, फिर आप सोच लें आपका क्या अंजाम होगा। खैर, दिस इज गोइंग टू बी द लेसर इवल नाउ। है, इसकी बात हम फिर बाद में करेंगे कि सर फिर काम आसान करने के लिए हम क्या करें, वो देखते हैं फिर रिजल्ट्स के बाद। नंबर 4, आपको अपनी यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन पे काम करना पड़ेगा। ओ, यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन, सर ये तो हमें पता ही नहीं है ये क्या होता है। अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं तो आपको अपनी एक प्रोफाइल बिल्ड करनी पड़ेगी, यानी आपको अपने पास ऐसा कलेक्शन ऑफ सर्टिफिकेट्स बनानी पड़ेगी, जिससे यह साबित हो कि आप सिर्फ अच्छे ग्रेड ही नहीं लेते, आप चैरिटी वर्क भी करते हैं, आप कोई स्पोर्ट्स भी खेलते हैं, आपने किसी साइंस रिलेटेड कंपटीशन में हिस्सा लिया हुआ है, आप डिबेटिंग भी करते हैं, आप किसी स्कूल की स्टूडेंट काउंसिल का हिस्सा भी हैं। ये सब चीजों को आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ये सब इसी साल करना पड़ेगा जब आपकी बहुत ज्यादा डॉन्टिंग सिलेबस रिक्वायरमेंट है। आप हैरान हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा टाइम कहाँ जा रहा है। लेकिन यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन में आपको अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग के बाद फिर आपको ऐसे भी लिखना पड़ता है। अब अगर आपके स्कूल में स्टूडेंट काउंसलर हैं, तो वो आपकी यकीनन इन चीज़ों में काफ़ी मदद करेंगे, और अगर आपको पहले से थोड़ा खौफ खुदा था, तो आप A1 में ही ये काम शुरू कर चुके होंगे। ये बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, एटलीस्ट 3 मंथ्स तो आपको यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन के लिए लग जाते हैं। अब A2 की तैयारी के लिए आपके पास है ही कोई 6 से 8 महीने, उनमें से 3 महीने आप इसमें लगा देंगे, काम करने का आपका दिल नहीं करेगा, तो फिर इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फॉर यू। फिर सैट एडमिशन टेस्ट। हाँ जी, बहुत से लोगों को ख्याल आता है A2 में जाके कि ओहो मैंने तो सैट देना। क्यों सैट देना था, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जो सैट की बेसिस पे एडमिशन देती हैं। पाकिस्तान से बाहर की यूनिवर्सिटीज होती हैं, उनको तो सैट लाजमी चाहिए होता है, जबकि पाकिस्तान की भी कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनको सैट की रिक्वायरमेंट है, जैसे लम्स है, जैसे फास्ट है। इसके अलावा दूसरे एंट्री टेस्ट भी होते हैं, जैसे कि NET होता है, NTS होता है, ये भी आपको देने पड़ेंगे, इसी साल इनकी प्रेपरेशन करनी पड़ जाएगी।
एनटीएस, सॉरी एनईटी, ये नस्ट की एग्जामिनेशन एडमिशन का टेस्ट होता है। अब इनके लिए आपको एफएससी पढ़नी पड़ेगी। ए लेवल के कोर्स करने पर इन टेस्ट की प्रेपरेशन नहीं हो जाती। अच्छा, फिर आपके पास लेसर इवल क्या है, आप सैट की तैयारी कर लें। सैट एटलीस्ट आपको 2 टाइम्स देना पड़ता है, अच्छे से अच्छे बच्चों को 2 दफा देना पड़ता ही है। एक अच्छा स्कोर होता है 1400 प्लस आउट ऑफ 1600। इसमें आपको मैथ का पेपर देना पड़ता है और आपको इंग्लिश का पेपर देना पड़ता है। अगर आपने सैट नहीं दिया तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि लेटेस्ट जो सैट की डेट है उसमें एक सैट अटेम्प्ट कर लें। तकरीबन ऐसे 40-45 हज़ार रुपए इसकी फीस होती है। अब आप नोटिस कर रहे हैं 5 चीजें मैंने अभी तक ऐसी लिखी हैं जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है इस साल। इस वाले साल में देर विल बी अ लॉट ऑफ बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशन। एकदम से आपसे ये उम्मीद की जाएगी, क्योंकि इसके बाद आपने यूनिवर्सिटी में जाना है, तो उम्मीद की जाएगी कि अब आप स्टार्ट बिहेविंग लाइक एन एडल्ट। जबकि अंदर से आप वही छोटे से बच्चे होंगे। आपका दिल कर रहा होगा मैं, गर्मियां हैं, बैठ के आइसक्रीम खाऊं, टीवी देखूं, नेटफ्लिक्स एंड चिल करूं, दोस्तों के साथ बाहर जाऊं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये चीजें ना भी होती ना, तब भी A लेवल A2 की प्रेपरेशन करने के लिए 6 से 8 महीने बहुत कम है। विद द लेवल ऑफ डेडिकेशन दैट यू पीपल शो, नहीं हो पाती तैयारी। फिर नंबर 7, ये मैं एक डिफरेंट कलर से इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज दैट्स गोइंग टू बी माय लास्ट, और फिर मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। A लेवल A2 सिलेबस, ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है इस साल का मुश्किल होने के लिए। अच्छा, उससे पहले ना मैं आपको एक बात बता देता हूँ। आप माने या ना माने, लेकिन रिसर्च योर एडमिशन टेस्ट। आपने जिस यूनिवर्सिटी में जाना है, 2 3 4 यूनिवर्सिटीज के एडमिशन टेस्ट किन डेट्स में होते हैं, उनको करने के लिए सिलेबस की क्या रिक्वायरमेंट है, इन चीजों के ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दें अभी से। गेट दिस आउट ऑफ द वे। आपको पता होना चाहिए कि आपका मई में एग्जाम है या जून में एग्जाम है या जुलाई में एग्जाम है। आपको ये पता होना चाहिए ताकि आप उसको प्लान कर सकें अकॉर्डिंगली। नाउ, A लेवल A2 फिजिक्स सिलेबस के बारे में आपको बताता हूँ। टोटल इसमें टोटल ऑफ 14 चैप्टर्स होते हैं। 14 चैप्टर्स। एएस में 11 चैप्टर होते थे, A2 में 14 चैप्टर्स हैं। अभी मैं आपको इनके नाम भी बताऊंगा। मैं एक छोटी सी टाइम लाइन आपको दिखा देता हूँ। इफ यू वांट टू स्टे अहेड ऑफ योर सिलेबस, तो मैं आपको एक टाइमलाइन बताता हूँ किस महीने में आपने क्या करना है। पहली बात, आपको 2 महीने पहले ही शुरू कर लेना चाहिए था, बिकॉज देर इज नेवर इनफ टाइम। लेकिन चले, आपने 2 महीने नानी घर जाके, मरी जाके, नारायण कगान नथिया के लिए जाके जाया कर लिए, कोई बात नहीं। अब भी अगर आप शुरू करते हैं तो अगस्त से नवंबर तक, अगस्त से नवंबर तक, दैट इज अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 4 मंथ्स। 4 मंथ्स में आपको 9 या 10 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं सर? क्या 14 में से आप कह रहे हैं 10 चैप्टर हम अभी कर लें, तो बाद में क्या करेंगे? ले जी, आपको बताता हूँ बाद में आप क्या करेंगे। नहीं हो पाएगा। मैं आपको अभी थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके दिखाता हूँ। जी। सबसे पहला चैप्टर जो आपको सिलेबस में पढ़ना पड़ता है वो है सर्कुलर मोशन। फिर उसके बाद है ग्रेविटेशन। फिर उसके बाद है टेम्परेचर। फिर है आइडियल गैस।
फिर उसके बाद है थर्मोडायनेमिक्स। फिर नंबर 6 ऑसिलेशंस। नंबर 7 इलेक्ट्रिक फील्ड्स। नंबर 8 कैपेसिटेंस। नंबर 9 मैग्नेटिज्म एंड इंडक्शन। ये एक ही चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। नंबर 10 एसी सर्किट्स। ये वो 10 चैप्टर हैं जो कि मैं चाहता हूं, मैं आपको रेकमेंड करता हूं, समझ लें भाइयों वाला मशवरा है, ये बिफोर दिसंबर होने चाहिए। अगर आपने दिसंबर से पहले ये 10 या 9 चैप्टर्स कवर नहीं किए तो आपका वर्कलोड इतना ज्यादा हो जाएगा, इतना ज्यादा हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ट्रस्ट मी, आई बीन थ्रू दिस। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या होने वाला है। okay? अगर आपके स्कूल में भी इफ योर टीचर्स आर गोइंग स्लोअर, अगर उन्होंने 5 या 6 चैप्टर किए दिसंबर तक, ट्रस्ट मी इट्स गोइंग टू बी ब्रूटल वट एवर दे डू टू यू आफ्टर दैट। इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, आपको पता ही नहीं चलेगा व्हाट हिट यू। तो ये चैप्टर्स बिफोर दिसंबर कवर होने चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आई यूज अ डिफरेंट कलर फॉर दिस। 11th, 12th, 13th, 14th। अच्छा, ये जो 10 चैप्टर आपने ऊपर देखे हैं, इनके नाम सुन के आपको लग रहा होगा हाँ मोर और लेस हमने कभी ना कभी तो इनके बारे में कुछ पढ़ा हुआ ही है, हमें पता है थोड़ा बहुत इनके बारे में। तो ये आपकी गलतफहमी होगी, ये मत सोचें। ये नाम इनके मिलते जुलते हैं, अदरवाइज इनका कंटेंट ऐसा आएगा और इतना ज्यादा कंटेंट होगा कि आप याद भी नहीं कर पाएंगे। बहरहाल, दिसंबर से पहले पहले तक ये होना चाहिए, ट्रस्ट मी, मेरा कोई फायदा नहीं है इसमें। नंबर 11 क्वांटम फिजिक्स। अब वो वाली फिजिक्स आ रही है जो आपने पहले कभी सुनी भी नहीं होगी। आप हैरान हो जाएंगे कि ये क्या हो रहा है, बट क्या करें, करना तो है। फिर उसके बाद है न्यूक्लियर फिजिक्स। ये तो सबसे फेवरेट चैप्टर था ग्रेड 11 में, सॉरी एएस में 11th चैप्टर था। ग्रेड 11 में भी आखिरी चैप्टर होता था रेडियो एक्टिविटी, ये तो बड़ा इजी होगा सर। नहीं बेटा, ये इजी नहीं है, ये वो वाला चैप्टर ही नहीं है, मतलब वो वाला कंटेंट तो आपको चाहिए होगा, लेकिन इसमें इतना कुछ नया होगा, आप हैरान होंगे कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। फिर आएगा मेडिकल फिजिक्स, इस जैसा भी कोई चैप्टर आपने पहले कभी नहीं पढ़ा हुआ। फिर आएगा एस्ट्रोनॉमी एंड कॉस्मोलॉजी। हाँ, ये तो स्पेस फिजिक्स तो हमने पढ़ा ओ लेवल में। नहीं जी, वो वैसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है इस चैप्टर के अंदर। ये चारों चैप्टर्स ऐसे हैं जैसे आपने पहले कभी इनमें से कुछ पढ़ा हुआ ही नहीं। दे आर ऑल अबाउट 98% ऑफ दीज चैप्टर्स, इट्स गोइंग टू बी समथिंग न्यू। पिछले चैप्टर्स में फिर भी कुछ पुरानी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, लेकिन इन चैप्टर्स के लिए आपको ज्यादा टाइम चाहिए होगा। अब जब ज्यादा टाइम चाहिए होगा तो फिर ये चैप्टर्स जनवरी एंड फेब्रवरी के लिए हम रखते हैं। जनवरी एंड फेब्रवरी, ये 2 चैप्टर्स हम एक महीने में करेंगे, ये 2 चैप्टर्स हम एक महीने में करेंगे। फिर आपके पास ना ऐसे मार्च का महीना जैसे ही शुरू होगा तो आपके मॉक एग्जाम शुरू हो जाएंगे। फिर उसके बाद स्कूल वाले हाथ झाड़ लेते हैं और बच्चे फिर डायरेक्शन लेस फिरते हैं, हमें कोई बता दे क्या करना है, कोई वर्कशॉप दे दे प्लीज, कोई टीचर बिठा के हमें डंडे के जोर पे पढ़ा दे। फिर बेटा इट विल बी टू लेट, कुछ भी नहीं हो पाएगा। मैं आपको ये बताता हूँ कि मार्च से पहले पहले तक ये कंटेंट आपका सारा कवर होना चाहिए। फिर अप्रैल में तो पेपर ही शुरू हो जाते हैं। ओ ओ, तो अप्रैल का महीना आपके लिए होना चाहिए ईयरली पास्ट पेपर्स। ट्रस्ट मी ऑन दिस, ईयरली पास्ट पेपर्स करे बगैर आपसे कुछ भी नहीं होगा। आपने चाहे जितनी मर्जी दफा ऊपर वाले चैप्टर पढ़ लिए, नोट्स पढ़ लिए, रट्टा मार लिया, कुछ नहीं हो पाएगा जब तक ईयरली पास्ट पेपर्स नहीं करेंगे।
दैट वाज द सिलेबस ब्रेक डाउन फॉर यू। इसमें अक्सर ऐसे होता है कि चैप्टर्स 14 है और क्वेश्चन चूंकि 11 12 13 आने होते हैं, तो एग्जामिनर अक्सर क्लम्प करके कुछ चैप्टर्स का क्वेश्चन दे देता है। जैसे सर्कुलर मोशन और ग्रेविटेशन का मिला के एक क्वेश्चन आ सकता है, टेम्परेचर एंड आइडियल गैस का मिला के एक क्वेश्चन आ सकता है, या आइडियल गैस और थर्मोडायनेमिक्स का मिला के एक क्वेश्चन आ सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड कैपेसिटेंस का मिला के क्वेश्चन आ सकता है। हर चैप्टर में से हर पेपर में एक क्वेश्चन जरूर आता है, हर चैप्टर में से। तो इसलिए ऐसा भी नहीं हो सकता कि मैं आपको बताऊं कि ये वाले चैप्टर्स कर लें ये वाले छोड़ दें तो हो जाएगा, नहीं हो सकता। हर चैप्टर में से कम एक सवाल जरूर आता है। ओके, अब सर डराए जा रहे हैं, कोई हल भी बताएं। मैंने आपको एक सपोर्टिव बात ये बोली थी कि आप 100 में से 70 स्कोर कर लें। दैट मीन्स आपके पास ऑलरेडी 30 मार्क्स का मार्जिन ऑफ एरर मौजूद है। जस्ट टू बी सेफ हम इसको 75 प्लस कहते हैं और 25 मार्क्स का मार्जिन ऑफ एरर आपके पास मौजूद है। ओके, ठीक है, 25 नंबर काफी नंबर होते हैं, लेकिन वो मार्जिन ऑफ एरर कैसे रिड्यूस होके जीरो तक पहुंच जाएगा आपको समझ ही नहीं आएगी। आप हैरान होते रहेंगे कि यार मुझे ये भी नहीं आता, मुझे ये भी नहीं आता, मुझे ये भी नहीं आता। तो ये मैं सब आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप पहले दिन से शदीद एफर्ट करना शुरू कर दें। If you want a C and above, a C and okay, C. If you want a C, prepare 8 chapters। अक्सर लोग ये भी करते हैं कि बस मुझे सी तक चाहिए, मेरी यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, मैं बस मुझे नहीं पता। ठीक है, सी तक चाहिए तो 8 चैप्टर्स अच्छे तैयार कर लें और बाकी के 4 चैप्टर सिर्फ पढ़ के चले जाएं। इफ यू वांट टू बी, प्रिपेयर 10 चैप्टर्स अच्छे तरीके से, बाकी के 4 चैप्टर्स पढ़ के चले जाए, उनमें से कुछ डेफिनेशंस फॉर्मूलाज वगैरह आपको आने चाहिए। इफ यू वांट एन ए यू नीड टू हैव स्ट्रॉन्ग 12 चैप्टर्स। 12 चैप्टर्स आपके अच्छे स्ट्रॉन्ग प्रिपेयर होने चाहिए। इफ यू वांट एन ए स्टार, जो कि चाहिए तो सबको होता है लेकिन उसके लिए जो रिक्वायर्ड है एफर्ट, वो करने को कोई भी तैयार नहीं होता। इफ यू वांट एन ए स्टार, आपके पूरे 14 चैप्टर्स अच्छी तरह तैयार होने चाहिए। फिर भी अक्सर ऐसा होता है 14 चैप्टर्स तैयार होने के बावजूद भी ए स्टार नहीं आता, ए आ जाता है। वो इसलिए क्योंकि क्वेश्चंस बहुत अनएक्सपेक्टेड होते हैं। और ये जो मैंने आपको पूरा आपके सामने एक नक्शा बनाया है, आपको डिफिकल्टी लेवल का अंदाजा शायद हुआ होगा। ये हर चैप्टर हर सब्जेक्ट के लिए ऐसा ही होगा। मैथ्स के लिए भी, केमिस्ट्री के लिए भी, बायोलॉजी के लिए भी, सीएस के लिए भी। डिफिकल्टीज आर गोइंग टू बी 3 times ऑफ द नॉर्मल वैल्यू। यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और देखते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं अबाउट दिस सिचुएशन। ऑलराइट, अब आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए सर? फिर हम क्या करें? हम एफर्ट करने को तैयार हैं सर, हमें शर्म आ गई, आपने इतना डराया। ओके ठीक है, डन। व्हाट शुड यू डू? व्हाट शुड यू डू? अच्छा, 3 चीजें। एक तो लेक्चर, इंतहाई गौर से आपने लेक्चर लेना है। नंबर 2, नोट्स रिवाइज करने हैं। जो भी रोज पढ़ेंगे उसको रोज रिवाइज करना है, फॉर्मूले याद करने हैं, डेफिनेशंस याद करनी है, क्योंकि एंड पे आपके पास डेफिनेशंस भी नहीं याद होती, लोगों को गलत डेफिनेशंस याद करके बैठे होते हैं। तो ये करना है जरूर। फिर उसके बाद टॉपिकल पास्ट पेपर। एवरी चैप्टर, जैसे ही चैप्टर खत्म हो उसके टॉपिकल पास्ट पेपर आपने करने हैं। अगर आप मेरी क्लास में से हैं तो मैं आपको हर चैप्टर के बाद उसकी एक वर्कशीट दूंगा जिसमें 8-10 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से 4-5 मैं सॉल्व करूंगा, 4-5 आप खुद सॉल्व करेंगे। मैं आपसे पूछूंगा भी नहीं कि आपने किया है या नहीं किया है। आपकी जिम्मेदारी ये बनेगी कि आप उस 4-5 क्वेश्चंस को घर पे दोबारा करें एंड यू ब्रिंग इट टू मी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने दिसंबर तक आपको ये 10 चैप्टर खत्म कराने हैं।
और फिर जनवरी फरवरी में वो 4 चैप्टर खत्म कराने। मेरा मकसद, मेरे ऊपर खुद एक प्रेशर इतना ज्यादा है क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा। ठीक हो गया? ये होना चाहिए। कंसिडर एवरी चैप्टर टेक्स अबाउट 3 to 5 लेसन्स। हर चैप्टर 3 से 5 लेसन जरूर लेता है। कुछ छोटे चैप्टर्स हैं वो 3 में खत्म हो जाते हैं, कुछ बड़े चैप्टर्स हैं वो 5 में खत्म होते हैं, कुछ और भी बड़े हैं वो 6 to 7 लेसन भी ले सकते हैं। जैसे क्वांटम फिजिक्स है, इट माइट टेक सम टाइम। जैसे मेडिकल फिजिक्स है, इट माइट टेक मोर टाइम। लेकिन ऑन एवरेज 3 to 5 लेसन हर चैप्टर के होते हैं। दैट मीन्स आप ये समझ लें, ऑन एवरेज एवरी वीक आपका एक चैप्टर खत्म होना चाहिए। और फिर वीकेंड्स के ऊपर आपको उसकी वर्कशीट मिलनी चाहिए। अगर मैंने नहीं दी, आस्क मी फॉर इट प्लीज, आस्क मी। आई एम नॉट गोइंग टू ओन इट। मैंने अगर मैं देना भूल गया वर्कशीट तो मेरा कोई नुकसान नहीं है। आप अगर मुझसे लेना भूल गए वर्कशीट तो आपका नुकसान ये है कि आपका ये चैप्टर लैग होता रहेगा, पीछे पड़ा रहेगा। जब वो इकट्ठे होते जाएंगे पीछे तो इतना काम एक साथ आ जाएगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगी। सो दिस इज व्हाट यू शुड बी फोकसिंग ऑन दिस ईयर। अब इसमें अगर आप बहुत अच्छे A स्टार स्टूडेंट हैं तो आप इन सब चीजों को कवर कर सकेंगे। और इसके साथ साथ A स्टार स्टूडेंट्स वीकेंड के ऊपर एंट्री टेस्ट के लिए FSC भी पढ़ना शुरू कर देते हैं। इस साल में वो बच्चे जिन्हें कुछ खौफ खुदा होता है, वो अपना कुछ बनाना चाहते हैं, तो वो वीकेंड्स के ऊपर एंट्री टेस्ट या FSC पढ़ना शुरू कर देते हैं। इसके लिए बुक्स होती हैं, आप वो बुक्स पढ़ें, पकड़ लें, खरीदने सस्ती होती हैं, उनको पढ़ना शुरू करें अगर आपने पाकिस्तान में रहना है तो। अगर आपने बाहर जाना है तो फिर वीकेंड्स के ऊपर अपना सैट प्रिपेयर करना शुरू करें। ठीक है? ऑल राइट, इस वीडियो के लिए तो बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर नया चैप्टर बताना शुरू करें।